हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो आज मैं ऐसे ही खाली बैठा बोर हो रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे अमीर बनूं। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा और उसके अंदर 60,000 रुपये पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा भाई इसको इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं, इससे कुछ इंटरेस्ट ही मिले। तो मैंने सोचा भाई मैं अपने 60,000 रुपये का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूंगा म्यूचुअल फंड में। तो इसी के साथ साथ मैं हर महीने की एसआईपी भी अफोर्ड कर सकता हूँ। कुछ 1,500 रुपये की एसआईपी हर महीने में अफोर्ड कर सकता हूँ 1 साल तक की। तो मैंने ये भी सोचा कि चलो एसआईपी भी चालू कर दिया जाए उसी म्यूचुअल फंड में जिसमें मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूँगा 60,000 रुपये की। और जो मेरा एसआईपी रहेगा वो मैं हर साल 500 रुपये से इंक्रीज़ करूँगा और स्टार्ट मैं 1,500 रुपये से करूँगा। जैसे कि इस साल मैं 1,500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूँगा और अगले साल 500 रुपये उसके अंदर और ऐड कर दूँगा। जैसे कि इस साल 1,500 है, अगले साल कुछ 2,000 हो जाएगी हर महीने, तीसरे साल हो जाएगी 2,500 रुपये हर महीने। ऐसे ही 500 रुपये हर महीने नहीं, हर साल इन्वेस्ट करता रहूँगा, बढ़ाता रहूँगा। मैंने सोचा इसको 40 साल तक करूँगा। अब मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं अगर 40 साल तक करूँगा तो इससे प्रॉफिट मेरा कितना होगा। तो फिर मैंने कैलकुलेट करने के लिए मैं चैट जीपीटी ओपन किया। तो बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है, उसने मुझे क्या बताया। थोड़ा सा शॉकिंग था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लेकिन ठीक था। तो मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लान मेरा, मैंने क्या किया, लमसम इन्वेस्टमेंट किया, लमसम यानी एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट किया 60,000 रुपये की। और फिर मैंने एसआईपी स्टार्ट करी 1,500 रुपये पर मंथ हर साल। मैं हर साल 500 रुपये से बढ़ा रहा हूँ। तो ड्यूरेशन मेरा कितना है, मैंने 40 साल का चूज़ किया। मैंने सोचा है 40 साल तक की मैं करूँगा, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 55.2 लाख की हो जाएगी, लमसम और एसआईपी के दोनों को मिला के 40 साल तक। ठीक है, 40 साल बाद कितना पैसा बन जाएगा। तो 40 साल बाद मेरा हो जाएगा टोटल 5.16 सीआर। 40 साल बाद वो लमसम और एसआईपी जो कि मैं 500 रुपये हर साल इंक्रीज कर रहा हूँ, उसका मेरा प्रॉफिट टोटल हो जाएगा उसको मिला करके। ये बड़ा कूल लग रहा होगा आपको। ये मतलब देखने में बहुत बहुत कूल लग रहा है भाई। हर साल भाई मैं, मतलब हर साल क्या, हर महीने मैं 1,500 रुपये एसआईपी में डालूंगा और फिर इसके बाद भाई मेरा 5.1 सीआर हो जाएगा 40 साल बाद। बड़ा कूल लग रहा है ना, लेकिन नहीं, इतना कूल नहीं है ये। अब मान लो 40 साल बाद आप भाई इसके अंदर वो भी तो करोगे, क्या कहते हैं, कभी प्रॉफिट बुक भी तो करोगे। तो जैसे कि प्रॉफिट 40 साल बाद आपको मान लो पैसे की ज़रूरत पड़ी, आपने प्रो इसको बुक कर लिया, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। कुछ टैक्स वैक्स भी तो कटेगा, इंडिया में तो भाई बहुत टैक्स भी तो लेते हैं। तो आपका टैक्स कटेगा। 1 लाख तक के प्रॉफिट तक की तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो उस 1 रुपये पे टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 10% का लगेगा। तो अब चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है मैंने 55.2 लैक्स का, जिसपे मुझे प्रॉफिट यानी कैपिटल गेन, मुझे प्रॉफिट हुआ है कुछ 4.61 सीआर का। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो इसके अंदर इसको ऐड कर दिया, टोटल हो गया मेरा 5.16 सीआर। तो इस पे भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि एक, मतलब वही बताया था मैंने, 1 लाख रुपए तक की कोई भी टैक्स नहीं लगता। 1 लाख के ऊपर जितना ही प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगता है। तो टैक्सेबल मेरा अमाउंट हो जाएगा, मतलब भाई मैंने 1 लाख रुपए इसके अंदर से माइनस कर दिए। तो 4.16 सीआर माइनस इसके अंदर से 1 लाख रुपए हटा दिए तो कितना बचा, 4.60 सीआर। तो टैक्स लगेगा 10% का, तो उस हिसाब से मेरा टैक्सेबल मतलब टैक्स इतना कटेगा, 46.08 लाख का मेरा टैक्स कटेगा, ठीक है। तो टैक्स के बाद कितना पैसा बचेगा, टैक्स के बाद बचेगा भाई 5.1 सीआर में से मैंने माइनस कर दिया 46.08 लाख। तो बचा मेरा कितना आया, 4.70 सीआर। ठीक है, अभी इतना ही नहीं है, ये तो टैक्स दिया आपने। अब 40 साल बाद भाई महंगाई जो आज है उतनी नहीं रहेगी। महंगाई तो हर साल 6% से बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, 40 साल बाद भाई 40 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो, तो उतनी आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करनी पड़ेगी। मतलब जो अभी आप 5 लाख रुपए में चीज खरीदोगे 40 साल बाद उसकी कीमत 50 लाख रुपए हो जाएगी। तो उसको भी एडजस्ट करना है अपने को। तो अब 6% का इन्फ्लेशन हर साल लगता है भाई, महंगाई ऐसे ही बढ़ रही है, क्या होता है। तो इन्फ्लेशन ही माइनस कर देते हैं, ये कैलकुलेशन है भाई, देख ले।
देख ले क्या, देख लीजिए। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। देख लीजिए आप खुद ही। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद हमारी वैल्यूएशन मतलब पैसे मिलेंगे, मतलब 45 लाख रुपए हो जाएंगे। मतलब जैसे ही मान लो हमें पैसे तो मिलेंगे 4.70 CR, तो लेकिन असल में उस टाइम पे उसकी कीमत हो जाएगी आज के 45 लाख रुपए के बराबर। मतलब अभी जो आप आज के टाइम पे 45 लैक्स का जो चीज़ खरीदेंगे, वो 40 साल बाद वो आपको 4.70 CR का मिलेगा। तो मतलब ये भी बुरा नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई, टोटल कॉर्पस अमाउंट भाई 5.1 CR था, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ इतनी थी, रुकिए बता रहा, नीचे समरी होगी। हाँ देखिए, आपके मन में अब एक डाउट आ रहा होगा इसको देख करके कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट भाई आपका है 55.2 लैक्स, और लेकिन आपकी एक्चुअल कीमत होगी इतनी 45.2 लैक्स की कीमत होगी। तो आपको लगेगा तो भाई ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही ज़्यादा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 40 साल बाद इस 55 लाख की कीमत 5 लाख रुपए के बराबर हो जाएगी, और वो जो आपका 45 लैक्स है ना, वो 45 लैक्स ही रहेगा 40 साल बाद भी। मतलब वो ओरिजिनल पैसा है। क्या पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आसान भाषा में बताऊँ तो ये जो 55.2 लैक्स दिख रहे हैं ना आपको, वो 40 साल बाद के ये कुछ 5 लाख के आसपास के पैसे का होंगे। मतलब जितनी चीज़ें आपको अभी 5 लाख रुपए में मिलेगी, वही उस टाइम पे भाई आपको 55 लाख रुपए में मिलेगा। और ये जो 45.2 लैक्स है ना, ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद है। ये 4.70 CR में से हमने 6% का इन्फ्लेशन हर साल एडजस्ट किया है, तो वो आया। तो जो 45 लैक्स रुपए हैं, वो भाई 45 लैक्स हैं, यानी आज के कुछ 4.70 CR के बराबर है वो। अगर आज के आप 4.70 CR 40 साल बाद लेके जाओगे, उसकी कीमत हो जाएगी 45.2 लैक्स। तो समझ में आया डिफरेंस? समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो भाई कमेंट कर देना, दूसरी वीडियो बना दूंगा। कंटेंट मिल जाएगा मुझे। किसी बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं बताते, खाली वो आपको बता देंगे कि भाई SIP करो, फिर इतने साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे। वो उसमें ना ही टैक्स माइनस करते हैं, ना इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट करते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरे भी मन में दिमाग था, मैं खुद ही इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था। तो आया तो मैंने सोचा खुद ही कैलकुलेट कर लिया जाए भाई, ऐसा सबके बहकाव में आके नहीं करना चाहिए। मेरे पैसे है भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, बहुत मेहनत से बचाए मैंने पापा से मांग मांग के। तो अब आते हैं फाइनल समरी। तो अब आते हैं समरी इन टेबल। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरी कितनी है, 55.2 लैक्स की, जिस पे 12% का एनुअली रिटर्न, मतलब जो मैं म्यूचुअल फंड मतलब चूज मैंने किया है, वो उसका एवरेज रिटर्न 12% का ही है। वो सबका ही होता है। अगर वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा तो निफ्टी 50 जो भी है 12% से ही ऊपर जाती है हर साल। एवरेज है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ठीक है, वैल्यू आफ्टर 40 साल बाद हो जाएगी। मतलब वो टोटल मिला के सब कुछ, मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस प्रॉफिट, उसको मिला करके हो जाएगी 5.16 CR, जिस पे टैक्स लग जाएगा मेरा 46.08 लैक्स का। कॉर्पस आफ्टर टैक्स, टैक्स कटने के बाद मेरा हो जाएगा 4.70 CR। फिर मैंने इन्फ्लेशन रेट भी एडजस्ट कर दिया, तो उसकी टोटल वैल्यूएशन हो जाएगी 45.2 लैक्स। इसको हल्के मत लेना। अभी के मतलब भाई, अभी के 5.16 CR फ्यूचर के 45.2 लैक्स के बराबर है। मैं तो भाई रिकमेंड कर रहा हूँ कि कर लो, बाद में ऐसा ना हो पछताना पड़े। अरे हाँ, इसमें ये भी है, ये टैक्स आप बचा सकते हो। अ, आपको अगर पहले तो आप SIP करो, अगर ज़रूरत लगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो ये जो टैक्स है ना, आप इसको बचा सकते हो। बड़े बिजनेसमैन यही करते हैं। तो मेरे भी दिमाग में आया भाई मैं इतना टैक्स क्यों दूं, तो मैंने ढूंढा कि इतना सारा टैक्स कैसे बचाया जाए अपना 46 लैक्स। तो एक तरीका है इसको बचाने का, आप कमेंट करो, मैं वीडियो बना दूंगा। तो कंक्लूजन तो यही है भाई, मैं यही बताना चाहूँगा, SIP कर लो, सही है लॉन्ग टर्म के लिए, काफ़ी सही है। अभी मान लो आपके बैंक अकाउंट में कुछ 4 करोड़ रुपए हैं, तो क्या लगता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, नहीं पहली बात तो जिसके पास 4 करोड़ रुपए होंगे तो उसको इतना नॉलेज तो होगा इन्वेस्टमेंट करने का। तो मान लीजिए आपके पास बैंक में भाई 55 लाख रुपए हैं, ठीक है, नहीं 55 लाख भी ज़्यादा ही हो गया, मुझे लगता नहीं ये इतने अमीर लोग मेरे वीडियोस देखेंगे। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए
कि बैंक में अगर आप रखोगे अपने पैसे, जो बैंक कितना देता है, मतलब मेरे ख्याल से 3-4% का, मैक्सिमम 3-4% का रिटर्न देता होगा सेविंग्स अकाउंट पे। तो उससे आप इन्फ्लेशन भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, मतलब वो आपका पैसा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो एक ही तरीके, अगर आप थोड़े से पापा टाइप के लोग हो, मतलब रिस्क कम ले सकते हो, तो आप एफडी करा सकते हैं। एफडी पे 7 से 9% का रिटर्न मिल जाता है। 9% तो बहुत बड़ा है, लेकिन एवरेज 7% का मिल जाता है। तो आप एफडी भी करा सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन से लड़ पाओगे। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है भाई, आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे कहते हैं निफ्टी 50, या फिर इंडेक्स फंड। इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है और एवरेज 12% का रिटर्न मिल जाता है। रही बात रिस्क, रिस्क तो बहुत कम है, मतलब रिस्क तो है लेकिन बहुत कम है। रिस्क ऐसे है, निफ्टी 50 का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसमें क्या सीन है कि अकेला निफ्टी 50 नहीं है, सेंसेक्स भी है। तो लेकिन मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता हूँ। टॉप 50 कंपनीज आती है, सेंसेक्स में ज़्यादा आती हैं। कितनी आती है मैं भूल गया, देखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको छोड़ो, निफ्टी 50 पे आते हैं हम लोग। निफ्टी 50 में क्या होती है, इंडिया की जो सबसे बड़ी टॉप 50 कंपनीज है, नहीं ये नहीं, हाँ टॉप 50 कंपनीज है, उसके अंदर आप पैसा लगाओगे, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज। तो इसके म्यूचुअल फंड आते हैं, इंडेक्स फंड्स के नाम से म्यूचुअल फंड आते हैं। तो ये फंड्स क्या करती हैं, आपका जो भी पैसा रहेगा इसके अंदर ही, मतलब जितनी भी इंडिया की 50 बड़ी कंपनीज है उसके अंदर पैसा लगाएंगे, कुछ कुछ हिस्सा। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये है, तो 2 रुपये टॉप वाली जो सबसे नंबर 1 पे उसके अंदर लगा दिया, 3 रुपये, ऐसे ऐसे, मतलब जितने भी हैं कंपनी, सब में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। और इसमें ये भी चीज़ है, मान लीजिए अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, टॉप 50 कंपनीज वाली, तो वो टॉप 50 कंपनी के रैंक से बाहर हो जाएगी। तो जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी वो टॉप 50 में आ जाएगी। मान लो जैसे कि, मान लो आपकी कुछ 51 नंबर वाली कंपनी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो टॉप 50 कंपनी है उसमें से कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो टॉप 50 के लिस्ट से हट जाएगी। और जो अच्छा परफॉर्म करेगी 50 के अलावा कंपनी, तो टॉप 50 में आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, आपका पैसा काफ़ी सेफ है। तो आपके पैसे तभी डूबेंगे जब ये कंपनीज डूब जाएंगी सारी। और अगर सारी कंपनीज ही इंडिया की डूब गई, तो इसका मतलब इंडिया ही डूब जाएगी। तो इसका मतलब रिस्क बहुत कम है, चांसेस सारी कंपनी डूबने के बहुत कम है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे। मैं तो भाई देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अपस्टॉक यूज़ करता हूँ। मतलब ब्रोकर चाहिए होगा ना, आप ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट चले जाओगे फंड के पास, भाई ये ले मेरे पैसे, ऐसा नहीं। कोई एक ब्रोकर ही यूज़ करोगे। तो मैं अपस्टॉक यूज़ करता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो थोड़ा सा ट्रस्ट होता है टाटा के ऊपर, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है। ट्रस्टी, बाकी ऐसा नहीं, बाकी के सब फर्जी हैं भाई, सबका अपना अपना है। मुझे मतलब ठीक है, टाटा सही लगता है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बहुत भारी आई थी, तो मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया अपस्टॉक्स को। आप भी अपस्टॉक यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपसे एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा आपके डाउनलोड करने पे। लेकिन आपसे पैसे एक भी नहीं लिया जाएगा कि हाँ आप ऐसा सोचो कि आप जो पैसे लगाओगे उसके अंदर तो 200 रुपये मुझे मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो कंपनी वाले देंगे, क्योंकि थोड़ा सा रेफरल वाला सिस्टम है ना, तो मेरा ही भला हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जो भी जनरल नॉलेज वाली चीज़ें होती हैं सब इस चैनल पे मैं बताता रहता हूँ। पहले खुद लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। बाय बाय।